हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। हमारे एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में जो हमारे डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड का एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोसा के थ्रू हमारे ब्लड और लिम्फ में ट्रांसफ़र कराए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में हमारे जो एंड प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के, वो हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोसा के थ्रू ब्लड और लिम्फ में पास कराए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इट इज़ कैरीड आउट बाय द पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस 3 टाइप से हो सकता है, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से। पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारी जो डाइजेस्टेड फूड के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करते हैं, यानी हमारी इंटेस्टाइन में हाई कंसंट्रेशन होती है और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर लो कंसंट्रेशन होती है। वो तो फिर हमारे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारा डाइजेस्टेड फूड यानी डाइजेस्टेड फूड का एंड प्रोडक्ट्स मूव करते हैं और इंटेस्टिनल म्यूकोसा से ब्लड या लिम्फ में पहुंचा दिए जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी यूज़ होती है हमारे फूड को एब्जॉर्ब कराने के लिए। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हमारे एक कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में जो हमारे डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे कैरियर प्रोटीन से बाइंड करके पहले हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोसा में जाते हैं और फिर हमारे जाकर के ब्लड और लिम्फ में जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कह देते हैं। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो हम आज सिंपल डिफ्यूजन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। कुछ हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यानी मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लोराइड आयन हमारे सिंपल डिफ्यूजन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी मतलब ग्लूकोज या अमीनो एसिड्स या फिर जो भी चीज़ें हैं, जो भी एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारे डाइजेशन के, वो किस मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और क्लोराइड जो आयन्स हैं वो हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब कराए जा रहे हैं, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव कर रहे हैं। The passage of these substances into the blood depends upon the concentration gradients. सिंपल डिफ्यूजन में जो हमारी फूड की पैसेज जो होती है यानी फूड का जो एब्सॉर्प्शन होता है वो होता है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की वजह से। However, some substances like glucose and amino acids are absorbed with the help of carrier proteins. This mechanism is called the facilitated transport. कुछ ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स हमारे कैरियर प्रोटीन्स के हेल्प से एब्जॉर्ब कराए जाते हैं। इस मैकेनिज्म को हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कह देते हैं, हमने बता दिया है। ये भी आपको याद रखना होगा कि हमने पीछे देखा था कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट से कराए जाते थे एब्सॉर्ब, और यहाँ पर भी हमने देख रहे हैं दोबारा से कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एब्सॉर्ब कराए जा रहे हैं। यानी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में और पैसिव ट्रांसपोर्ट में दोनों में ही ग्लूकोज और अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट यानी एब्सॉर्ब कराए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हैंस रिक्वायर्स एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से अगेंस्ट चलता है, उससे उल्टा चलता है, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ प्रोडक्ट या फिर एंड प्रोडक्ट मूव करता है, इसीलिए हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
Various nutrients like amino acids, monosaccharides like glucose, electrolytes like sodium are absorbed into the blood by this mechanism. बहुत सारे अमीनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड जैसे कि ग्लूकोज और सोडियम इलेक्ट्रोलाइट हमारा इस प्रोसेस से यानी एक्टिव प्रोसेस से एब्सॉर्ब कराए जाते हैं। हमने सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का एब्सॉर्प्शन देखा। फिर हमने फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट देखा, उसके अंदर भी हमारे ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का एब्सॉर्प्शन कॉमन था। हमने तीसरे टाइप का ट्रांसपोर्ट देखा जो कि हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसके अंदर भी हमारा ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट कॉमन है। जो हमें याद करना है वो हमें पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल जो याद रखना है वो है क्लोराइड आयन, जो कि हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब कराया जाता है। हमारे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज और अमीनो एसिड ही ट्रांसपोर्ट कराए जाते हैं। और जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर भी हमने यही देखा था कि अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कराए जाते हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो हमारा सोडियम आयन है, जो कि हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही एब्सॉर्ब कराया जाता है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. They are first incorporated into small droplets called micelles which move into the intestinal mucosa. हमारे जो फैट्स होते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होते हैं वाटर में इंसॉल्यूबल होते हैं। वाटर में इंसॉल्यूबल होने की वजह से ये आसानी से हमारे एब्सॉर्ब नहीं कराए जा सकते, इसीलिए हमारी मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम मिसेल्स नाम दे देते हैं। मिसेल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर हमारा जो फैटी एसिड की जो चेन होती है वो नॉन पोलर होती है और वो हाइड्रोफोबिक पार्ट बना लेती है, वो अंदर की तरफ फॉर्म हो जाती है। और जो ग्लिसरॉल होता है वो कि हमारा पोलर पार्ट होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है और ये बाहर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर बना लेता है। मतलब बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होता है हमारा ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है और हमारा फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक होने की वजह से अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो इस स्ट्रक्चर को कुछ हम मिसेल्स का नाम दे देते हैं ताकि हमारा जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आसान हो सके। और फिर जो ये मिसल्स होती हैं वो इंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंदर चली जाती हैं। दे आर रीफॉर्म्ड इनटू अ वेरी स्मॉल प्रोटीन्स कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड द काइलोमाइक्रोन्स। इंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंदर जाने के बाद मिसल्स के ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग यानी लेयर बन जाती है और फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम काइलोमाइक्रोन्स कह देते हैं। काइलोमाइक्रोन हम उस स्ट्रक्चर को कह रहे हैं जब मिसल्स के ऊपर हमारी प्रोटीन की कवरिंग बन गई है, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स लैक्टियल्स इन द व्लाई। और फिर ये जो हमारी काइलोमाइक्रोन्स हैं वो लिम्फ वेसल्स के अंदर भेज दी जाती हैं, ट्रांसपोर्ट करा दी जाती हैं। और हम इन लिम्फ वेसल्स को हमने पढ़ा था पीछे कि लैक्टियल्स कहते हैं। विलायस के अंदर जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं उन्हें हम लैक्टियल्स कहते हैं। जो काइलोमाइक्रोन फॉर्म हुई हैं इन काइलोमाइक्रोन्स को हम लिम्फ वेसल्स लैक्टियल्स में भेज देते हैं। दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फिर लिम्फ वेसल्स हमारी जो ये काइलोमाइक्रोन्स होते हैं या फिर एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज को हमारे ब्लड के स्ट्रीम में यानी ब्लड में ट्रांसफ़र कर देती है। Absorption of substances take place in different parts of the alimentary canal like mouth, stomach, small intestine and large intestine. However, maximum absorption occurs in the small intestine. एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमारा एलिमेंट्री कनाल के अलग अलग पार्ट्स में होता है, जैसे कि माउथ में, एलिमेंट्री कनाल में, स्टमक में भी होता है और सबसे ज़्यादा हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कराया जाता है। और कुछ चीज़ें हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब कराई जाती हैं और सबसे ज़्यादा हमारा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। माउथ, certain drugs coming in contact with the mucosa of mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them. कुछ ड्रग्स हमारे माउथ के अंदर भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और इस एब्जॉर्प्शन में हमारी यानी म्यूकोसा हमारी हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन को कराने के लिए। स्टमक, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड एल्कोहल एक्सेट्रा टेक प्लेस। हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, सिंपल शुगर्स का, एल्कोहल्स का स्टमक के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा
मैंने बताया है अभी भी, स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर हमारा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अंदर ज़्यादा प्रिसाइजली जाएँ तो डुओडेनम में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जेजेनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का भी एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोसा इनटू द लिम्फ और द ब्लड स्ट्रीम। डाइजेशन का जो प्रोसेस है हमारा यहाँ कंप्लीट होता है और जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, ये सारे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्सॉर्ब कराए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस। वाटर का, मिनरल्स का और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कराया जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीचेज द टिश्यू विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज़। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जो हमारे एब्सॉर्ब सब्सटेंसेस हैं यानी डाइजेस्टेड फूड के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं जो कि एब्सॉर्ब करे गए हैं, वो हमारे टिश्यूज़ लेवल तक पहुंचते हैं और उनसे एनर्जी जनरेट कराई जाती है और उस एनर्जी को हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कराया जाता है। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कह देते हैं। एब्सॉर्ब सब्सटेंस को टिश्यू लेवल तक पहुँचाना और उसको हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना, इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। The digestive waste solidified into coherent feces in the rectum initiate a neural reflex, cause an urge or desire for its removal। जो हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट होता है जिसे हम फीसिस भी कहते हैं, वो जो रेक्टम में कलेक्ट हो जाती है और फिर न्यूरल रिफ्लेक्स जनरेट कराई जाती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें इसे रिमूव कराने की, हमारी फीसिस को रिमूव कराने की ज़रूरत महसूस होने लगती है। द इजेक्शन ऑफ फीसिस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, डिफिकेशन। हमारी बॉडी से फीसिस को बाहर निकालने के प्रोसेस को एनल की ओपनिंग से, इस प्रोसेस को हम डिफिकेशन कहते हैं। इज़ अ वॉलेंट्री प्रोसेस एंड इज़ कैरिड आउट बाय अ मास पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है हमारा डिफिकेशन, ये वॉलेंट्री प्रोसेस होता है यानी न्यूरल रिफ्लेक्सेस से हमारे ब्रेन से प्रूव कराया जाता है। और ये हमारा जब डिफिकेशन का प्रोसेस है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू कराया जाता है, यानी जब डिफिकेशन के प्रोसेस में रेक्टम में हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं यानी वेव्स की फॉर्म में, और हमारी फीसिस को हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा।